हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। तो हमने अभी तक पढ़ा है तीन इफेक्ट पढ़ी, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। इन सब में से रेजोनेंस डोमिनेंट होगा, फिर हाइपरकॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। रेजोनेंस में क्या था इंपोर्टेंट कि रेजोनेंस आपके ऑर्थो और मेटा पर ऑर्थो और पैरा पर इक्वल इंटेंसिटी से वर्क करता है, जबकि मेटा पे कभी वर्क नहीं करता रेजोनेंस। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो इप्सो पे ज्यादा उसका इफेक्ट होगा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा और फिर पैरा। और क्या पढ़ा था, डिस्टेंस क्या कहते हैं, डिस्टेंस डोमिनेट ओवर नंबर, नंबर डोमिनेट ओवर पावर, ये इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था। तो इसी ऑर्डर पे अप्लाई करते हुए हमें इसके एप्लीकेशन सॉल्व करने हैं रेजोनेंस के। ठीक है, सबसे पहले आपको ग्रुप लगा हुआ, उसका रेजोनेंस इफेक्ट है कि नहीं वो देखना है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशन पार्ट है। बॉन्ड ऑर्डर चेक कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, फिर साइट ऑफ प्रोटोनेशन, फिर एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड में सर इफेक्ट और ऑर्थो इफेक्ट, और फिर एरोमेटिसिटी देखेंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट है हमारा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे हम रेजोनेंस से चेक कर सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है आपका, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रोटेशन बेरियर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इजी ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, रोटेशन बेरियर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ और इजी ऑफ रोटेशन होता है। ठीक है, अगर ए सिंगल बॉन्ड बी है, उसमें अगर रेजोनेंस होगा तो ए डबल बॉन्ड बी बनेगा। भाई कैसे होगा, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है आपका, ठीक है, अगर इस पे यहाँ बेंजीनिंग लगी होती तो क्या होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, अगर यहाँ पे ऐसे होता तो इस बॉन्ड के लोन पे आगे जाता है, ऐसे डबल सिंगल लोन पे सिंगल होता तो आगे रेजोनेंस होता। तो क्या हो गया यहाँ पे, ए डबल बॉन्ड बी में क्या आ गया, रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस से क्या हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले यहाँ सिंगल बॉन्ड था, सिंगल से डबल बॉन्ड आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, इंक्रीज। तो रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अगर एक्स डबल बॉन्ड वाई है और उसमें रेजोनेंस की वजह से अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बढ़ी, बट उसका जो बॉन्ड ऑर्डर था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो रेजोनेंस की वजह से आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ भी सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इन गिवन बॉन्ड, जो आपको गिवन बॉन्ड की बात कर रहा है उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए, तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन बिटवीन टू गिवन बॉन्डेड एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये फॉर्मूला है, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। आपको कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, CO3 2- का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो कार्बोनेट के हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बोनेट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, O- यही तो होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा, रेजोनेंस होगा। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये बन गई आपकी O-। ठीक है, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये नेगेटिव यहां पर आ जाए और ये इधर आ जाए। यहां डबल बॉन्ड हो और यहां O- आ जाएगा। ठीक है, तो कार्बोनेट की तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। तो फॉर्मूला क्या है, मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, किसका, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन बिटवीन टू गिवन बॉन्डेड एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपको क्या करना है, कोई भी दो बॉन्डेड एटम आपको सेलेक्ट करने हैं। अगर आप इस बॉन्ड को सिलेक्ट कर रहे हो, इन दो बॉन्ड के बीच में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको हर एक स्ट्रक्चर के अंदर इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने, 1 2 3 और 4। तो क्या लिखोगे, 2 + 1 + 1
अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 3। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 4/3 क्या आएगा? 1.33। तो कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपका? 1.33। इसी तरह आगे निकलेगा ClO4 माइनस का। अगर ClO4 माइनस की बात करें तो आपको क्या करना है, जिस दो बॉन्ड के बीच में जिसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, या कोई भी आपको दो एटम सेलेक्ट करने जिनके बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है या चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है आपका, और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है वो गिनना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी तरह ClO4 माइनस, इसके अंदर आपको क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बताना है कितना आएगा। तो आप कैसे निकालोगे? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है, अब यहां पे डीलोकलाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पर, अगली बार क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा तो ये बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम यहां पर आवे और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी क्या होगी? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। हर एक बार जो आपका नेगेटिव चार्ज था वो चारों ऑक्सीजन पे क्या हो गया? डीलोकलाइज हो गया। तो ये आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। और आपको क्लोरीन कार्बन बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो कोई भी दो आइटम आप ले लो क्लोरीन और ऑक्सीजन बॉन्ड वाले, अगर आप ये ले रहे हो तो इसके बीच में आपको क्या लेना है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करने हैं। तो कितने आएंगे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? 2 + 1 + 2 + 2 और डिवाइड बाय कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 4। तो क्या हो गया? 7/4। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा आपके? 1.75। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई भी दो एटम है, गिवन बॉन्डेड एटम, सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर, उसको क्या करना है? उसके कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर ये हेलोजन लगा हुआ, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप खुद बना सकते हो। तो क्या होगा? तो इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है वो आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो आपको क्या करना है? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को सिलेक्ट कर लो और सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड है उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 1, यहाँ पे 2 + 2 और लास्ट में 1 हो गया। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होगी टोटल? 5। तो आपका इसका क्या आंसर आ जाएगा? इसका 1.6 आ जाएगा। तो आप किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपको अगर पूछा है कि उस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक एग्जांपल है। आपको बताना है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ऑर्डर किसमें ज्यादा होगा। ठीक है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ऑर्डर इन दोनों में से किसमें ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि भाई क्लोरीन क्या है, यहाँ पे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड आ जाएगा जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा क्लोरीन पे प्लस, यहाँ नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, इस क्लोरीन के ऊपर, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इस क्लोरीन के पैरा पे क्या लगा हुआ है, CHO। CHO आपका क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जैसे यहाँ पे क्या आएगा, अब चार्ज क्या होगा, यहाँ पे डीलोकलाइज होगा और फिर ये नेगेटिव यहाँ पर आएगा। जब ये पार्ट यहाँ पर आएगा, जब ये नेगेटिव यहां पर आया, तो ये नेगेटिव किससे स्टेबलाइज हो रहा है, CHO के विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से। ये नेगेटिव यहां आगे डीलोकलाइज हो जाएगा, तो इसकी एक और एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई कंपेयर टू दिस। अगर यहाँ पे CHO नहीं होता तो इसकी भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती, बट एक CHO आने की वजह से यहाँ पे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई और इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, तो ये नेगेटिव ज्यादा स्टेबल हो गया यहाँ पे और इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, लेकिन यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया जो इससे ज्यादा और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये डबल बॉन्ड आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये आपका जो डबल बॉन्ड होगा इसके कंपेरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो क्लोरीन था, क्लोरीन का यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बन रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है तो ये आपका जो नेगेटिव चार्ज है ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा इस स्ट्रक्चर में, जबकि इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की ग्रुप से इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, तो क्लोरीन के जो लोन पेयर है वो ज्यादा इधर यहाँ पर आएंगे, तो ये वाला बॉन्ड आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किस में आएगा, सेकेंड स्ट्रक्चर में ज्यादा आएगा क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा किस में आ रही है, इस वाले स्ट्रक्चर में। क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो क्लोरीन से जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे जो बनेगा डबल बॉन्ड वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू दिस। ठीक है, फिर और इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको करना है। NO3 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, जैसे कार्बोनेट का निकाला था उसी तरह नाइट्रेट का निकल जाएगा। ये 3 एग्जाम्पल है, इसमें बताना है कि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर किसमें होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसमें होगा, सबसे कम किसमें होगा। ठीक है, इसी तरह इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको क्या बताना है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी होगी और कम किसकी होगी। इन तीनों के अंदर भी आपको क्या बताना है, बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। CO प्लस का एक्सेप्शन है, इसका 3.5 होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब जैसे आपको CO का निकालना है तो CO की स्ट्रक्चर ये होगी, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं इसमें, 3। ठीक है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी कुछ बनेगी नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गए, 1। तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका, 3 आ गया। इसी तरह CO2 की, अगर आप क्या बताया था कि आपको एक बॉन्ड लेना है, ये 2 एटम लेने हैं गिवन एटम, इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने, 2। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, 1, और कोई बनेगी नहीं इसकी, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया CO2 का, 2 आ गया। इसी तरह कार्बोनेट का हमने निकाला था, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.33। तो आप इसके बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख सकते हो। सबसे ज्यादा इसका आएगा बॉन्ड ऑर्डर, फिर इसका और सबसे लास्ट में इसका। इसी तरह आपको इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए कुछ, और आगे और करते हैं। आपको इसमें इसका रोटेशन वेरिएट बताना है कि रोटेशन वेरिएट सबसे ज्यादा किसका होगा, रोटेशन वेरिएट में सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आएगी, कि रोटेशन होने में सबसे ज्यादा वेरिएट इसमें आएगा। तो ये 3 स्ट्रक्चर है, आपको इनमें बताना है कि रोटेशन वेरिएट का ऑर्डर क्या होगा, रोटेशन वेरिएट का ऑर्डर बताना है।
ठीक है, तो रोटेशन बेरियर इस बॉन्ड का बताना है। गिवन बॉन्ड आपको दे रखा है, कार्बन डबल बॉन्ड CH2 के अंदर रोटेशन बेरियर बताना है कि इसके रोटेशन के लिए सबसे ज्यादा बेरियर किसमें राइज हो रहा है। ठीक है, तो आप देखो कि जब डबल बॉन्ड होगा, जब इसमें रेजोनेंस होगा, तो ये बॉन्ड यहां पर आएगा और ये बॉन्ड यहां जाएगा। तो जब इसमें रेजोनेंस होगा तब क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, इस CH में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। जब इसमें रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये ऐसे। तो आपके डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से। इसी तरह क्या होगा, यहां पर होगा, इसी तरह यहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, इसी तरह यहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। बट डिफरेंस क्या आ रहा है कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा किसमें आएगा, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रेजोनेंस होगा। पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा रेजोनेंस हो गए, ज्यादा डीलोकलाइज होंगे, उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पे सिर्फ एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, जबकि यहाँ दो बेंजीन रिंग लगी हुई है। तो ये बेंजीन रिंग क्या क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे इसके इधर और ये इधर, तो ये क्या आगे से आएगा, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ गई। उसकी वजह से क्या होगा, आपका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या फर्क आ गया, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, ये आगे जाएंगे, इधर आगे, ये इधर आगे, और ये और ज्यादा आगे जाएंगे। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो रेजोनेंस का फोर्स था, जो रेजोनेंस की स्ट्रक्चर्स थी, वो ज्यादा बनेगी। ज्यादा बनेगी तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतने ही ज्यादा आएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप और इजी लग गया, तो बेंजीन ग्रुप और तेजी से वहां पे इलेक्ट्रॉन आगे डिलोकलाइज होगा। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड के अंदर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आ जाएंगे। जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग लगी हुई है, जबकि यहाँ पे दो है। तो आपका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके अंदर आपका रोटेशन सबसे कम किस में होगा, यानी कि रोटेशन बेरियर ज्यादा किसका होगा। तो जो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर है उसमें आपका रोटेशन बेरियर सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड में और फिर थर्ड के अंदर। क्यों हो रहा है, समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बेंजीन रिंग थी, तो उसमें डीलोकलाइजेशन सिर्फ इस बेंजीन रिंग से हो रहा था, जबकि यहाँ दो बेंजीन रिंग हुई और इसके अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ी। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ने से क्या होगा, आपका सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर और ज्यादा बढ़ गए इसके अंदर। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ी, उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी और बढ़ती जाएगी, तो सिंगल बॉन्ड आपका ज्यादा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यानी कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें ज्यादा आएंगे। उससे क्या होगा, आपका रोटेशन बेरियर इसका सबसे कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो इजीली रोटेट होगा यहाँ पे, जबकि यहाँ पे रोटेशन सबसे कम होगा। कुछ और एग्जांपल है, तो आपको इन सब स्ट्रक्चर में क्या बताना है, रोटेशन बेरियर, रोटेशन बेरियर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, उसका आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, रोटेशन बेरियर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ठीक है, ओके, तो ये आपको एग्जांपल करना है अभी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है रेजोनेंस का स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। उसके अंदर भी पहला कौन सा है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल चेक करना है। ठीक है, तो रेजोनेंस मोर डोमिनेंट है किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। रेजोनेंस ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रेजोनेंस में क्या होगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होगी तो रेजोनेंस इंक्रीज होगा, और रेजोनेंस इंक्रीज होने से क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अभी एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें कैसे करना है। तो ये इनमें से आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर।
तो जो आपका यहाँ पे रेडिकल है, ये क्या एलेलिक रेडिकल है, एलेलिक रेडिकल है। और जब इसमें आगे कॉन्जुगेशन होगा तो यहाँ पे जो आपका रेडिकल बनेगा, यहाँ पे बन गया रेडिकल। तो यहाँ पे ये एलेलिक रेडिकल था, फिर वापस इसमें जब कॉन्जुगेशन हुआ, रेजोनेंस हुआ, तब इसमें क्या हो गया, सॉरी रेजोनेंस हो गया, तब क्या हुआ इसमें, ये बेंजेलिक रेडिकल बन गया। यहाँ पे ये एलेलिक था, फिर बाद में क्या हुआ, बेंजेलिक रेडिकल बन गया ये। तो हम कह सकते हैं कि जो इस स्ट्रक्चर में जो रेडिकल है वो बेंजेलिक प्लस एलेलिक है। तो बेंजेलिक प्लस एलेलिक रेडिकल आपका ज्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ पे वो एलेलिक था, फिर जब उसमें आगे रेजोनेंस हुआ तब यहाँ पे रेडिकल, अभी रेडिकल आगे रिंग के साथ डिलोकलाइज होगा पूरा, तो ये क्या हो गया, बेंजेलिक प्लस एलेलिक हो गया। ठीक है, इसी तरह इसमें यहाँ पे जो रेडिकल है वो ओनली क्या है आपका, बेंजेलिक रेडिकल है। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, बेंजेलिक पोजीशन बोलते हैं, बेंजेलिक का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रेडिकल है वो सिर्फ बेंजेलिक रेडिकल है। यहाँ पे क्या होगा रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल है जो आपका एलेलिक प्लस एलेलिक है। कैसे, जब इसमें यहाँ रेजोनेंस होगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर आपका रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से भी एलेलिक हो गया और यहाँ से भी एलेलिक, तो इसको क्या बोलेंगे, एलेलिक प्लस एलेलिक। और यहाँ पे ये ओनली क्या है, एलेलिक रेडिकल है। तो सबसे पहले जब आपको सवाल दे रखा है तो आपको पहचानना है कि वो रेडिकल कौन सा है, एलेलिक प्लस बेंजेलिक, फिर बेंजेलिक, एलेलिक प्लस एलेलिक और एलेलिक। ठीक है, वो रेडिकल कौन से इफेक्ट से स्टेबल हो रहा है, सब में रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एलेलिक रेडिकल है प्लस बेंजेलिक बन गया, यहाँ पे ओनली बेंजेलिक था, यहाँ पे एलेलिक प्लस एलेलिक और एलेलिक है। अब आप इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख सकते हो, मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, जहां पर रेजोनेंस ज्यादा हो रहा होगा। तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है, फर्स्ट वाले में। क्यों, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में क्या है, बेंजेलिक तो दोनों में कॉमन है, यहाँ भी बेंजेलिक है, यहाँ भी बेंजेलिक है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया, ये एलेलिक रेडिकल भी बन रहा है यहाँ पे। तो एलेलिक इफेक्ट से एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पे, इन दोनों में देखेंगे तो ये आपका मोर स्टेबल हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद यहाँ पे एलेलिक और एलेलिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे 3 बनेगी, यहाँ पे बनेगी नहीं, जबकि बेंजेलिक रेडिकल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी यहाँ पे, तो ये सेकंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ बेंजेलिक और एलेलिक, अगर हाइड्रोकॉन्जुगेशन लग रहा है तो फिर हाइड्रोकॉन्जुगेशन वाला इफेक्ट देखना है। अब इसके ऊपर सवाल सॉल्व करते हैं कि और कैसे कैसे स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल अगर एक साथ देते थे तो। तो ये कुछ सवाल है जो आप खुद ट्राई करना है आपको पहले, ठीक है, फिर मैं करवाता हूँ। तो सबसे पहले आप, ये सब क्या है, रेडिकल है यहाँ पे, तो इन सब में क्या हो, रेजोनेंस हो रहा है। तो आपको देखना है कि कौन एलेलिक है कौन डबल एलेलिक है। ये क्या आपका एलेलिक है, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, एलेलिक प्लस एलेलिक होगा। ये क्या है, ये भी एलेलिक है, ये भी एलेलिक है। ठीक है, तो जो डबल एलेलिक है वो ज्यादा स्टेबल होगा बाकी इन सब से। अब जो एलेलिक है यानी कि इन सब में क्या रेजोनेंस हो रहा है, जब रेजोनेंस सब में कॉमन हो गया तो कौन सा इफेक्ट देखेंगे, हाइपरकॉन्जुगेशन। ठीक है, तो हाइपरकॉन्जुगेशन में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0 है, इसमें तो देखना ही नहीं है। इसमें नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा पोजीशन है एक, ठीक है, और यहाँ एल्किन के रेस्पेक्ट में कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन यही है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए, 3। यहाँ पे देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन, तो फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन एक ये और एक ये, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। इसी तरह यहाँ पे देखिए फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में अल्फा ये, एल्किन के रेस्पेक्ट में अल्फा ये। क्या बताया था कि या तो आप किसी एक के रेस्पेक्ट में देखो या दोनों को इंक्लूड करके दोनों के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन चेक कर सकते हो। एक के रेस्पेक्ट में देखोगे तो आपको यहाँ पे रेजोनेंस कराना पड़ेगा, फिर फ्री रेडिकल यहाँ पर आएगा। जब आप रेजोनेंस कराओगे तो फ्री रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा, तो इसके रेस्पेक्ट में फिर ये हो जाएगी 3 और ये 3 थे यहाँ पे, टोटल कितनी होगी, 9 हो जाएगी। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए, 9। आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है तो एल्किन और फ्री रेडिकल दोनों के रेस्पेक्ट के अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है इस फ्री रेडिकल के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन होगा तो फ्री रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा, तब इसके रेस्पेक्ट में ये 2 अल्फा आ जाएगी। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए, 9। तो अब इसका ऑर्डर लिख सकते हैं स्टेबिलिटी का, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एलेलिक प्लस एलेलिक यानी कि सेकंड स्ट्रक्चर। उसके बाद एलेलिक में दिखेंगे बाकी बचे स्ट्रक्चर में जिनमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा है वो आपकी मोर स्टेबल होगी। फिर कौन सी आ जाएगी, ये सेकंड, 5, फिर 4, थर्ड और फिर फर्स्ट। तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा स्टेबिलिटी का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहचानना है कौन एलेलिक है कौन एलेलिक प्लस एलेलिक है।
अगर एलेलिक आ गए तो फिर उनमें हाइड्रोकॉन्जुगेशन देखना है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है। ठीक है, ये आप खुद करना है सेकंड वाला। ठीक है, थर्ड वाले में देखते हैं। ये सारे क्या है आपके, आपको फ्री रेडिकल पहचाने कौन एलेलिक है कौन डबल एलेलिक है। तो इस फर्स्ट की बात करें तो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये क्या आपका एलेलिक, यहां पर भी क्या है ये एलेलिक है, यहां पर ये एलेलिक नहीं है, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है वो एलेलिक नहीं है। एलेलिक नहीं है तो यहाँ पे क्या लगेगा, इसका हाइपरकॉन्जुगेशन देखेंगे। हाइपरकॉन्जुगेशन देखेंगे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। इस फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में 3 अल्फा पोजीशन है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके 7। इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर ये एलेलिक नहीं था फ्री रेडिकल, मतलब ये हाइपरकॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है, यानी कि इसके अंदर रेजोनेंस में इफेक्ट नहीं लग रहा है। इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है। इसमें देखेंगे तो इसमें रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा, ये यहां पर आएंगे इलेक्ट्रॉन तो फ्री रेडिकल यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो वापस ये यहां आ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका एलेलिक प्लस एलेलिक हो गया। आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा, फ्री रेडिकल यहां पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पर और ये इधर, तो वापस ये क्या हो गया डबल एलेलिक बन गया, इसलिए क्या लिखा है एलेलिक प्लस एलेलिक। इसी तरह इसमें देखेंगे ये फ्री रेडिकल भी क्या है एलेलिक प्लस एलेलिक है, और यहां पर ये क्या है एलेलिक है। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से आएंगे, जो एलेलिक प्लस एलेलिक है, वो भी इसमें क्या है 2 है। जब 2 आ गए तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन लिखेंगे तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, इस फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में कितने हैं 2, और इस एल्किन के रेस्पेक्ट में भी यही अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे आपके 2। कैसे भाई, आप मैंने क्या बताया था कि आप फ्री रेडिकल और एल्किन दोनों को मिला के देख लो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। जब फ्री रेडिकल यहाँ पर है तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर एक ही है, अगली बार रेजोनेंस होगा तो फ्री रेडिकल यहाँ पर आएगा, और नेक्स्ट टाइम रेजोनेंस होगा तो फ्री रेडिकल कहां पर आएगा यहाँ पर आएगा, तो वापस अल्फा तो आपकी यही बनी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने थे 2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में 2, और ये वापस वही सेम अल्फा हाइड्रोजन आ गए, तो 2 आपके क्या हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसमें बात करें तो यहाँ पे आपके अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, एल्किन के रेस्पेक्ट में अल्फा ये और ये अल्फा और ये अल्फा। भाई जब इसमें रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, फ्री रेडिकल कहां पर आएगा आपको यहां पर आएगा, जब रेजोनेंस होगा तो फ्री रेडिकल यहां पर आएगा आपके, और ये डबल बॉन्ड है यहां पर और ये इधर। ठीक है, तो यहां पे आपके ये अल्फा आ गई ये अल्फा आ गई, है ना। तो इसी तरह ये यहां पर जाएगा तो फ्री रेडिकल यहां पर आ जाएगा, तो इसलिए हमने क्या करा दोनों को इंक्लूड करके देख लिया कि भाई अल्फा पोजीशन कौन कौन सी है, तो एक अल्फा ये हो जाएगी और एक अल्फा ये होगी। जब रेडिकल यहां आएगा तो इसके लिए ये भी अल्फा होगी, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए इसमें टोटल 8 आ गए। ठीक है, सबसे इनमें अल्फा हाइड्रोजन निकल गए, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से आ गया आपकी स्ट्रक्चर 5, फिर 6, 1 2 3 4 5 और फिर 4। ठीक है, अब ये हो गया एलेलिक प्लस एलेलिक, फिर बचे एलेलिक वाले, तो एलेलिक वाले में भी आपको क्या लिखने पड़ेंगे अल्फा हाइड्रोजन, तो एक अल्फा ये और एक अल्फा ये, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसमें 4। इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 7, इसमें अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके 2। तो इन एलेलिक वालों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, जहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा किसमें है, इसके अंदर सेकंड में, फिर फर्स्ट और फिर 6 स्ट्रक्चर है, और उसके बाद जिसमें इसमें तो क्या लग रहा था ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन ही लग रहा था, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगी 3rd, तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनानी आराम से देखना है कि एलेलिक प्लस एलेलिक किस में आ रहा है, रेजोनेंस पहले किस में हो रहा है, एलेलिक प्लस एलेलिक का मतलब क्या है उसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, तो सबसे लास्ट में ये आएगी। ठीक है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आगे आपके बहुत काम आएगी, जब हम फ्री रेडिकल की रिएक्शंस पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन और एडिशन, तो वहां पे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो वहां पे बहुत जरूरी है ये। तो आप
फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऐसे निकाल सकते हो। ये नेक्स्ट सवाल है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। तो ये क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में पहला था फ्री रेडिकल, इसके बाद आएगा कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन, वो कल वाले में देखेंगे।